प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि परमिट क्या होता है और परमिट के टाइप्स कितने होते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि परमिट के टाइप्स बहुत होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो 1 से लेकर 10 तक अभी और है जो मुझसे छूट गए हैं। देखिए, हर एक काम के लिए परमिट होती है, इतना याद रखिए, हर एक काम के लिए परमिट होती है। लेकिन चूंकि हम बात कर रहे हैं केमिकल इंडस्ट्री में, तो केमिकल इंडस्ट्री में भी हर जगह जहाँ जहाँ जैसा काम होता है वहाँ वहाँ वैसी परमिट का यूज किया जाता है। लेकिन मुख्यतः जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला परमिट था वो मैंने बताया था 4 या 5 टाइप के होते हैं। एक जनरल पर 4 या 5 या बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि 4 हो या 5 नहीं, 5 जो 4 मतलब मुख्यतः यूज होने वाले बार बार। किसी इंडस्ट्री में 4 से ज़्यादा यूज होते हैं, किसी इंडस्ट्री में 5 यूज होते हैं, जैसा वहाँ पे काम आता है। तो ये बातें याद रखिए। जैसे मान लीजिए सबसे ज़्यादा यूज होता है जनरल वर्क परमिट, हार्ट वर्क परमिट, हाइट वर्क परमिट और एक कन्फाइंड स्पेस परमिट और एक आपका आता है इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट। ये आपका टोटल कितना हुआ 1 2 3 4 5। कहीं कहीं पे आपका लोडिंग अनलोडिंग भी होता है, तो आप वहाँ पे 5 टाइप का पकड़ोगे, 6 टाइप का पकड़ोगे, तो समझ गए ये होता है। परमिट की डिफिनीशन भी मैंने आपको दे दी थी और उसमें मैंने जनरल वर्क परमिट और कोल्ड वर्क परमिट को, जो कि दोनों एक ही होता है, इसका डिस्कस भी हमने कल कर लिया था प्रीवियस वीडियो में। आज हम देखेंगे उसी में नेक्स्ट, और उसका मैंने याद रखिए एक सैंपल भी दिखाया था कि परमिट में कैसे होता है और पूरा भर भर के आपको लाइन से हर एक ऑप्शन का कैसे भरा जाता है ये भी बताया था। आज उसी में पढ़ेंगे हम हाइट वर्क परमिट क्या होता है और हाइट वर्क परमिट का यूज कहाँ करते हैं। तो चलिए देखते हैं। क्योंकि मैं बोर्ड पे इसलिए नहीं आ रहा हूँ क्योंकि बोर्ड पे आने का मतलब या तो कोई ऐसी इक्विपमेंट के बारे में डिस्कस करें या कोई न्यूमेरिकल हो, ये थ्योरी है, फिर वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं। इसीलिए मैंने उसको नोट डाउन बनाया अपने नोट्स पे, फिर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, हाइट वर्क परमिट मैंने क्या लिखा है। हाइट वर्क परमिट में किस टाइप के खतरे हो सकते हैं, पहले ये देखिए। जैसे क्या होता है, पहले समझिए हाइट वर्क परमिट का यूज कहाँ करते हैं। अब चूंकि हम केमिकल इंडस्ट्री में घुसे हुए हैं तो केमिकल इंडस्ट्री की बात करेंगे। तो केमिकल इंडस्ट्री में हाइट वर्क परमिट का यूज बेसिकली जो होता है, जैसे सपोज दैट आप मान लीजिए आप जिस प्लांट में काम कर रहे हो, ठीक है, ओके, उस प्लांट का रूफ यानी उस प्लांट का जो छत है, ठीक है, वो आपका डैमेज हो चुका है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, परमिट भेजोगे, तो उसके लिए क्या है, हाइट परमिट भेजना पड़ता है उस छत को सही करने के लिए। एक तो वहाँ पे देने की हो सकती है, एक क्या होता है अक्सर सबसे ज़्यादा यूज देखने को मिलता है केमिकल इंडस्ट्री में, बारिश के समय में ना क्या होता है, छतें तो लगी रहती है लेकिन साइड कॉर्नर से पानी आने का चांस होता है। तो बारिश के समय में केमिकल इंडस्ट्री क्या करती हैं, वहाँ पे यहाँ के भाषा में अगर बात करें इंडस्ट्री की भाषा में, तो ताड़पत्री जो होती है वो लगवा देती है, जिसे अब हर स्टेट में अलग अलग, कहीं पे चट्टा बोलते हैं, कहीं ताड़पत्री बोलते हैं, कहीं त्रिपाल बोलते हैं, तो डिफरेंट टाइप के उसके वर्ड हैं, लेकिन मतलब एक ही है, ठीक है। वहाँ पे भी हाइट वर्क परमिट दिया जाता है। या फिर समझिए कोई आपका प्रिलिंग टावर जैसे हुआ या कोई चिमनी जैसी चीज़ें हुई, उस पर ऊपर पेंटिंग करना है या उसको खड़ा करना है, उसके लिए क्या है, हाइट वर्क परमिट देना पड़ता है। तो हाइट वर्क परमिट जो होता है, अब ये तो समझ के इसका यूज कैसे है। अब ये समझें कि हाइट वर्क परमिट के क्या क्या क्राइटेरिया है, उसके बाद देखेंगे इसके खतरे क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हाइट वर्क परमिट, अब क्या है, धीरे धीरे इंडस्ट्रियाँ डेवलप हो रही हैं, बट अगर आप अभी भी आप जाके देखो लीगली बुक में या कहीं पे, तो आपको क्या है, हाइट वर्क परमिट का यूज मिनिमम 1.8 से 2.0, याद रखिए, बताओ 1.8 मीटर से ऊपर अगर काम करना है तो क्या है, आपको हाइट वर्क परमिट देना पड़ेगा। आई बात समझ में क्या बोल रहा हूँ। हाइट अब क्या है, कहीं कहीं आपको 2.0 भी देखने को मिल सकता है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है 1.8 मीटर से लेकर 2.0 से ऊपर, नीचे नहीं ऊपर। लेकिन अब इंडस्ट्रियाँ क्या कर रही हैं अपनी सेफ्टी के लिए, चूँकि 1.4 से ही वो लागू कर रही हैं। आई बात समझ में, 1.5 या 1.4 से ही वो हाइट वर्क परमिट देना शुरू कर दे रही है। वो रिस्क लेना नहीं चाहती, किसी भी प्रकार की वो रिस्क लेना नहीं चाहती, और वो हाइट परमिट वहाँ पे इशू करती हैं ताकि आदमी सेफ्टी से काम कर सके। क्योंकि अगर हम बात करें यूएसए की, तो वहाँ पे अगर केमिकल इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ पे ऐसा ही है, 1.5 से ऊपर ही फॉलो करना शुरू करता है। तो वही मैंने लिखा है कि वर्क परमिट का यूज किया जाता है, बट कंपनी अपनी सेफ्टी के लिए 1.5 से ही फॉलो यूज आपका शुरू कर देती है। यह परमिट बेसिकली आपको ये सेफ्टी प्रोवाइड कराती है कि आप ऊपर उस हाइट पे जाकर सही तरीके से सफलतापूर्वक कार्य कर सकें, अर्थात आपकी बॉडी कार्य करने के दौरान नीचे ना गिरे। इसके लिए किस चीज़ का यूज किया जाता है, सेफ्टी बेल्ट प्रोवाइड करती है। और उचित प्लेटफॉर्म, देखिए पहले अगर मान लीजिए व्यक्ति काम कर रहा है उस छत पे जाके, सेफ्टी बेल्ट या कोई भी ऐसा आपके अपने 1.5 मीटर ऊपर से हाइट से जहाँ काम कर रहा है, तो उसको क्या होता है, एक सेफ्टी बेल्ट दी जाती है। क्या दी जाती है, सेफ्टी बेल्ट, जो उसकी कमर से लेके पैर में बंधी होती है, ठीक है। वो क्या होता है, उसमें एक हैंगअप होता है जो कहीं साइड में टांग देता है, ठीक है। अगर साइड में टांगने वाला नहीं है तो वहाँ पे 2 एल्बो तैयार किया जाता है और वहाँ पे फंसाया जाता है, याद रखिए, जिससे वो व्यक्ति काम करे। अगर इन द रेयर केस वो फिसला तो सेफ्टी बेल्ट के सहारे उस पर हैंग हो जाएगा, मतलब टंग जाएगा, नीचे नहीं गिरेगा। अक्सर याद रखिए इंडस्ट्रियों में मैक्सिमम एक्सीडेंट इसी सेफ्टी बेल्ट ना लगाने की वजह से ही होता है। इसलिए सेफ्टी बेल्ट बहुत ज़रूरी होता है। और अगर दूसरी बात,
अगर आदमी सेफ्टी बेल्ट ठीक है पहना है, प्लेटफॉर्म अगर सही नहीं है, क्या है, प्लेटफॉर्म नहीं सही है, और उसने क्या किया, सेफ्टी बेल्ट तो पहना है और जहाँ पे हैंग किया वो प्लेटफॉर्म जिस पे भी उसने हुक किया वो हुक भी कमजोर है, जैसे प्लेटफॉर्म नीचे से वो क्या हुआ, लोड पड़ा, वो व्यक्ति नीचे गिरा और सेफ्टी बेल्ट उसको कैरी नहीं कर पाया बॉडी को, तो भी वहाँ पे सेफ्टी बेल्ट पहने हुए भी आप नीचे गिर सकते हो। तो ये सब क्या है, संभावनाएं हैं, क्या है, परमिट। तो मैं चूंकि केमिकल इंडस्ट्री में इतना डीपली आपसे नहीं कोई पूछेगा, वो बस क्या पूछेगा कि ये बताइए आपके हाइट परमिट क्या होता है, तो आप बता दोगे किसी भी 1.5 मीटर, चूंकि लीगली बात करोगे तो बोलोगे 1.8 मीटर से एबव काम करने के दौरान जो परमिट का इशू किया जाता है उसको हाइट वर्क परमिट बोलते हैं। आई बात समझ में? ओके। दूसरा मैंने क्या बोला था कि इस दौरान क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं, जैसे कि मान लीजिए क्या क्या चीज़ें आप पहन सकते हो, लाइक सेफ्टी बेल्ट इशू हो सकती है, अनहेल्दी पर्सन, मतलब ऐसा कोई आदमी हो जो हाई ऊंचाई पे जाने से घबराता हो, उसको वहाँ नहीं भेजेंगे। अनकम्प्लीट वर्किंग प्लेटफॉर्म, मतलब वो प्लेटफॉर्म क्या है, अनकम्प्लीट, अभी बना नहीं है पूर्ण रूप से, तो वहाँ पे भी हम वो कार्य नहीं कर सकते। होल या गैप हो प्लेटफॉर्म में, मतलब हमें देखे नहीं और उस प्लेटफॉर्म पे क्या होल है या गैप है, तो उस दौरान अगर व्यक्ति काम करेगा तो उसका पैर उसमें फंस सकता है, तो वो नीचे फेल डाउन हो सकता है। आई बात? तो ये तो इतनी सारी चीज़ें मैंने लिख रखी है, इसमें से 4 या 5 चीज़ें आप कैरी कर लोगे, ये आपके इंटरव्यू के लिए बहुत है, पर्याप्त है। तो बेसिक क्राइटेरिया ये रहती है, हाइट और परमिट यूज कहाँ करते हैं, मैंने बता दिया 1.8 मीटर से लेकर 2.0 मीटर के अबव। अब इंडस्ट्रियाँ 1.5 भी फॉलोअप कर रही हैं, ठीक है। हाइट और परमिट के लिए क्या क्या खतरे हो सकते हैं ये भी मैंने बता दिया। क्या उसको पहनना चाहिए, सेफ्टी बेल्ट होना चाहिए, प्लेटफॉर्म उचित होना चाहिए, ओके। दूसरा क्या है, दूसरा है आपका जो हार्ट वर्क परमिट क्या होता है। देखिए, इस पर वर्क परमिट का यूज किसी इक्विपमेंट में कटिंग या वेल्डिंग करने के लिए अप्रूव किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप किसी इक्विपमेंट में काम, सपोज आप रिएक्टर में ही काम कर रहे हो, उस रिएक्टर का जो एजिटेटर है उसका एक ब्लेड डैमेज हो गया है या गिर गया है या आधा कट के निकल गया है, तो हम क्या उसमें हार्ट वर्क परमिट लेंगे, क्या लेंगे, हार्ट वर्क परमिट लेंगे। तो हार्ट वर्क परमिट ऐसे डायरेक्ट नहीं लेंगे कि जाओ आदमी कटिंग कर दो, नहीं, पहले उस रिएक्टर का, याद रखिए, हार्ट वर्क परमिट लेने के लिए उसमें क्या होगा, पहले इलेक्ट्रिकल परमिट भेजा जाएगा, उसमें क्या होगा, वो एजिटेटर का कनेक्शन काटेगा। तो चूंकि इलेक्ट्रिकल परमिट की तो हम बाद में बात करेंगे, वो भी होता है, याद रखिए, बिना उसके हार्ट वर्क परमिट नहीं होगा। लेकिन अभी हम बस स्पेशली बात करें हार्ट वर्क परमिट का, तो अगर आपसे कोई पूछता है हार्ट वर्क परमिट क्या होता है, तो हार्ट वर्क परमिट का यूज वेल्डिंग या कटिंग के लिए या डिगिंग के लिए भी हम यूज करते हैं। आई बात समझ में? ओके। दूसरा, अगर इस दौरान हम काम करें तो क्या क्या खतरे हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको रिएक्टर में बताया, तो अगर वो मान लीजिए आदमी वेल्डिंग का काम कर रहा है, उसको जोड़ने का काम कर रहा है, तो उस दौरान क्या स्पार्क जनरेट हो सकता है और इस स्पार्क से उसके आसपास की चीज़ें में फायर पकड़ सकता है। इसलिए अगर रिएक्टर में कर रहे हैं तो उसको प्रॉपर क्लीनिंग कराएंगे, क्या करेंगे, प्रॉपर क्लीनिंग कराएंगे। अगर किसी रिएक्टर ने कहीं बाहर कर रहे हैं, किसी इक्विपमेंट में, ओपन इक्विपमेंट में, तो याद रखिए वहाँ पे क्या होगा, फायर ब्लैंकेट आता है वो रख देंगे जहाँ पे फायर पकड़ने वाली चीज़ें हैं। तो ये तमाम सी चीज़ें हैं जैसे मैंने लिख रखा है। हार्ट वर्क परमिट के लिए कुछ प्रिकॉशन होता है, जैसे मान लीजिए अगर आप कर रहे हो वहाँ पे क्या है, फ्लेमेबल मटेरियल शुड बी रिमूव फ्रॉम द एरिया, वहाँ पे फ्लेमेबल मटेरियल नहीं होना चाहिए, अगर है तो उसको रिमूव करिए। दूसरा, आइटम्स दैट कैन नॉट बी रिमूव एरिया कवर्ड विथ फायर ब्लैंकेट, अगर ऐसा कोई आइटम है जो वहाँ से रिमूव नहीं हो सकता तो आप एक काम करिए उस पर फायर ब्लैंकेट डालिए। तीसरा, फ्लोर इज स्वीप्ड क्लीन, जो आपका एरिया हो, जो आप जिस फ्लोर पे कर रहे हो प्रॉपर साफ होना चाहिए। फिर मैंने क्या बोला, पीपी मतलब वो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जितने सारे होते हैं, हैंड ग्लव्स होते हैं, एप्रॉन होते हैं, वेल्डिंग होता है, हेलमेट होता है, लेदर होता है, लेग गार्ड होता है, हैंड सीट, तमाम सी चीज़ें होती हैं जो आपको पहननी होती हैं। फिर दूसरा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप बोलते हो तो आपका इंटरव्यू में एक अलग ही क्रिएटिव सीन क्रिएट होता है, जैसे 30 मिली एम्पियर का जो ELC भी आता है, ELC बोले तो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, जो कि मैंने ऊपर लिख रखा है, आपको कन्फ्यूजन ना हो, वो वहाँ से आना चाहिए। अर्थिंग सेल भी प्रोवाइडेड, और जहाँ से वो आ रहा है और जिस व्यक्ति पे जहाँ पे काम कर रहा है, जिस इक्विपमेंट को वेल्डिंग कर रहा है, वहाँ पे अर्थिंग बहुत जरूरी है। आई बात समझ में? तो ये होता है आपका हार्ट वर्क परमिट। हार्ट वर्क परमिट का यूज क्यों करते हैं, हार्ट वर्क परमिट का यूज वेल्डिंग कटिंग के लिए यूज करते हैं। इसके क्या क्या दुर्घटनाएं हो सकती हैं ये मैंने बता दिया, कि फ्लेमेबल मटेरियल रहेगा तो आग लग सकता है, अगर आदमी पी नहीं पहना है तो जल सकता है, अगर वो एरिया में, याद रखिए, जहाँ पे काम कर रहा है अर्थिंग नहीं है तो उस व्यक्ति को वहाँ पे फायर लग सकता है, या जो व्यक्ति कटिंग कर रहा है उसको वहाँ पे क्या है, डैमेज हो सकता है, हार्नेस हो सकती है। आई बात समझ में? इसलिए मैंने लिखा है 100% स्पार्क कंटेनमेंट, जो स्पार्क हो 100% कंटेनमेंट, मतलब नहीं होना चाहिए, याद है, पूरा बंद हो जाना चाहिए। एरिया ब्लैंकेट फायर और वहाँ पे काम करने के दौरान फायर ब्लैंकेट और फायर एक्सटिंग्विशर या फायर वाटर होना ही चाहिए। अगर कोशिश करें ये तीनों हो जाए तो बहुत बढ़िया है, ताकि सेफ्टी से आप पूरा बचे रहोगे।
उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका एक्सक्वेशन परमिट। ये क्या होता है, एक्सक्वेशन परमिट का यूज बेसिकली ड्रिगिंग आरसीसी जैसे खुदाई करने के लिए यूज करते हैं। सिंपल वर्ड में अगर बोलें तो इसका यूज ड्रिगिंग या खुदाई करने के लिए करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए नया नया जब प्लांट बनता है, क्या होता है नया नया, तो आप नए नए प्लांट बनाने के लिए क्या होगा, पहले जेसीबी से खुदाई करनी पड़ेगी। तो याद रहे खुदाई करने के लिए अलग से परमिट आता है। जैसे मान लीजिए आप खुदाई तो करेंगे लेकिन उस एरिया का प्रॉपर हमें निरीक्षण करना पड़ता है, उसके नीचे केबल ओबल तो नहीं है, कोई वाटर का लाइन तो नहीं, ये सब चेक होना चाहिए। ये सब एक पैरामीटर आता है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कोल्ड परमिट में ये सब ऑप्शन आता है कि कोई केबल या वायर तो नहीं है वहाँ पे, नहीं कोई वाटर लाइन तो है, यस या नो का ऑप्शन आता था, आप बोलोगे नो। अगर कोई पाइप लाइन है तो वहाँ से जा रही है तो उसको क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे, यानी क्या करेंगे, बंद कराएंगे, निकालेंगे। फिर खुदाई के दौरान एरिया को प्रॉपर चेक करेंगे ताकि कोई हजारदस चीज़ें ना हो वहाँ पे, नहीं तो वो भी दिक्कत करेंगे। वैसे एक्सटेंशन परमिट का यूज केमिकल इंडस्ट्री में बहुत कम देखने को मिलता है। आमतौर पर देखोगे तो इसका यूज नए प्लांट के निर्माण के दौरान, जैसा कि मैंने लिख रखा है, देखने को मिलता है। अगर पूर्ण रूप से जो इसकी आपकी जिम्मेदारी होती है एक सिविल इंजीनियर और सेफ्टी ऑफिसर के बीच में होती है, ठीक है। एक और लास्ट देख लीजिए, फ्रेगल रूफ सेफ्टी क्या होता है। ये क्या होता है, इस परमिट का यूज आप देखते हो अक्सर इंडस्ट्रियों में देखोगे सबसे ऊपर सबसे टॉप में आपको फ्रेगल रूफ सेफ्टी, यानी कि ऐसे हमारे अक्सर हर स्टेट में अलग अलग, जैसे बोले कहीं पे उसको क्या बोला जाता है, कट्रेन बोला जाता है, ठीक है, कहीं पे टीन सेट बोला जाता है। तो ये बहुत कमज़ोर होता है। तो जब इसको हम लगाते हैं ना तो इसके लिए आता है फ्रेगल रूफ सेफ्टी परमिट, ये भरना पड़ता है। इस पर क्या होता है, इस पर खास करके ध्यान दिया जाता है, ये बहुत कमज़ोर होता है। क्या होता है, बहुत कमज़ोर होता है। इसकी ज़्यादा इशू इसलिए नहीं की जाती है क्योंकि क्या है, केमिकल प्लांट है। केमिकल प्लांट में अगर हम पूरा आपके बिल्डिंग के साथ काम करेंगे तो अनवांटेड गैसें वैसे जो होंगी वो प्रेशराइज होंगी तो वो निकलेंगी नहीं। तो अगर इन दरिया के साथ अगर प्रेशर हुआ तो क्या होगा, बिल्डिंग फटेगी तो ज़्यादा नुकसान होगा। इसलिए अगर ये रूफ रहेगा तो तुरंत फट के ऊपर से प्रेशर रिलीज हो जाएगा। तो लेकिन इसके दौरान जब इसको लगा रहे हैं तो इसके लिए परमिट आती है जिसको बोलते हैं फ्रेगल रूफ सेफ्टी। इसके लिए जो चेक लिस्ट पैरामीटर क्या होता है, रूफ लेडर, यानी जो व्यक्ति ये लगा रहा है वो रूफ लेडर के थ्रू चढ़ के उसके ऊपर जाना चाहिए। मटेरियल फॉल फ्रॉम हाइट के ऊपर जो आदमी जब काम कर रहा है उस पर से कोई मटेरियल नीचे ना गिरे, ये सब चीज़ें ध्यान देनी होती है। फिर आदमी जो ऊपर काम कर रहा है वो स्लिप ना करे, ट्रिप ना करे, फॉल ना करे, ये सब चीज़ें ध्यान देनी होती है। तो ये था। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम सबसे इम्पोर्टेंट, मैंने उसको इसमें इसलिए नहीं इंक्लूड किया क्योंकि वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पर्पज से। उसका नाम है आपका कन्फाइंड स्पेस परमिट या वेसल एंट्री परमिट, और दूसरा रहेगा आपका इलेक्ट्रिक परमिट। इसका हम क्या करेंगे, एक परमिट लेंगे, भरेंगे और परमिट दिखाएंगे किसका, कन्फाइन का और आपका इलेक्ट्रिकल का, और दिखाएंगे कैसे क्या इशू होती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।